माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डाल दे, मन का फेर। क्योंकि हम जो भी चीज़ के आदी हो जाते हैं, अब जब हम माला फेरते हैं तो उसमें भी हम यंत्रवत हो जाते हैं। तो माला फेरने से एक युग भी निकल जाता है तो भी कुछ हासिल नहीं होता। तो हमें क्या करना है? हमें अपने मन के में फ़र्क डालना है, मन का फेरना है, उससे हम में फ़र्क आएगा। और ओशो का पूरा प्रयास, इस पूरी साइंस को उन्होंने इस मन पर काम करने के लिए ही हमें बताया है कि कैसे हम अपने इस जीवन में इस रूटीन को, जो ये मन आदी हो जाता है इस रूटीन का, उसको हम तोड़ सकें। क्योंकि हमारी बड़ी, कहते हैं ना, सुरक्षा से हमें बड़ी जल्दी प्यार है, असुरक्षा को हम चाहते ही नहीं। बड़ी ज़ोरों से हमने सुरक्षा को पकड़ रखा है और सारी कहानी है ही असुरक्षा में। तो मन को रूटीन की आदत हो जाती है, क्योंकि रूटीन उसका देखा भाला है, उसे पता है कि यहाँ सेफ्टी है, यहाँ मुझे पता है कि यहाँ मैं फेल नहीं होऊंगा, यहाँ मैं गिरूंगा नहीं। तो यंत्रवत हो जाता है मन। मन की एक आदत होती है, बड़ी जल्दी वो यंत्र की तरह काम करने लगता है। और इसी पैटर्न को ब्रेक करने के लिए ओशो कहते हैं कि ये जो रूटीन में तुम आ जाते हो, ये जो तुम यंत्रवत बार बार हो जाते हो, उसको ब्रेक करना है। और जो इस यंत्रवत जीने को ब्रेक कर पाता है वो ही उस पल में ठहर पाता है, उस क्षण को जी पाता है, उस मोमेंट में आ पाता है। कैसे हम उसको यंत्रवत जीवन को ख़त्म करेंगे? जब हम उसी क्षण में हो जाएंगे। नहीं तो हम यंत्र की तरफ चलते जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कब ये जीवन समाप्त हो जाएगा। हमें अपने जीवन में होश में जीना चाहिए, होड़ में नहीं। और हम कर रहे हैं बिल्कुल उल्टा। होश को हमने दिया है छोड़, बस हम जी रहे हैं किसमें? होड़ में, प्रतिस्पर्धा। पूरा जीवन का नज़रिया हमारा प्रतिस्पर्धा पे है। और वो प्रतिस्पर्धा में क्या कराती है? हमें इतना भगाती है, और वो भागने के साथ साथ हम क्या हो जाते हैं? रूटीन के आदी हो जाते हैं। जो हमारा माइंड है उस भागने की ओर, कि अब हमें ये चाहिए, अब हमें वो चाहिए, अब हमें जीवन में ये हासिल करना है, उसके लिए हमें ये काम करना है। काम करने के हम आदी होते हैं, रूटीन में हमें जाना पड़ता है। तो वो रूटीन में जाते जाते हमारा जो मन है वो एक यंत्र की तरह बन के रह जाता है, उसमें और कोई घटना नहीं होती। जैसे एक मशीन काम कर रही है, रोज़ सुबह उठ रही है, तैयार हो रही है, ऑफिस जा रही है, काम पे जा रही है, वापस आ रही है, बस उतना ही हमारा जीवन रह जाता, और कुछ नहीं रहता। तो जब हम ये यंत्रवत होने के तरीकों को तोड़ते हैं, ये ध्यान की कुल्हाड़ी हम उस पर मारते हैं, तो हमारे जीवन में रूपांतरण आता है। अब जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड। ध्यान अपनी कुल्हाड़ी से आपके गहरे अंतर मन में चोट डालता है। तो जो भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़, आप रूटीन वश चल रहे थे और आप अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाए, एक मशीन की तरह आप चल रहे थे, लेकिन है कहीं ना कहीं कौतूहल अंदर कि मैं यंत्रवत तो हो गया हूँ, लेकिन मुझे मेरे जीवन में कुछ रूपांतरण चाहिए। वो आवाज़ सतत आती रहती है। तो उसमें कभी ना कभी जब आपके अंदर लगता है, मन में चोट पड़ती है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो बहुत बार वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में जाके वो चीज़ ठहर जाती है। और ठहरने के बाद वो चीज़ वहाँ से निकलती नहीं है, वो वहाँ रहती है। तो कभी कभार आपके भीतर अचानक से बेवजह कोई घबराहट आ जाएगी, कोई बेचैनी से आ जाएगी,
क्योंकि वो एक ऊर्जा है जिसको आपने दमित किया है और कहीं ना कहीं वो आपके अवचेतन मन में रुकी हुई है, और जो आपकी रूटीन लाइफ चल रही है वो उसमें अब बाधा डालना शुरू होगी। तो ध्यान आपको उस अवचेतन मन से आपकी मुलाकात कराता है और आपके स्वयं के स्वभाव से आपको बुलाता है। वो कहते हैं ना किसी के प्रभाव में होना, ना किसी के अभाव में होना। जीवन क्या है? अपने स्वभाव में होना। तो ये अपने स्वभाव को जानने का तरीका है ध्यान, कि हम स्वयं को दमित ना करें, हम यंत्रवत ना हो। और ध्यान बहुरूपी आयामों में हमको बहुत 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 कुछ देता है, हमारे जीवन में बहुत बदलाहट करता है, हमें बहुत ऊपर खींच के ले जाता है। अब तो शोधकर्ता ये भी बताते हैं कि ध्यान के और भी बहुत फायदे हैं जीवन में, सिर्फ आपके मानसिक लेवल पर नहीं, आपके शारीरिक लेवल पर भी वो बहुत सी बीमारियों से भी आपको मुक्त करता है। और ऐसे बहुत से आपके बॉडी में और आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में सेल्स को दोबारा ऊर्जावान करता है। आपके ब्रेन में जो केमिकल चेंजेस हैं उन पे भी इफ़ेक्ट डालता है। बहुत सी बीमारियां हैं जैसे माइग्रेन हो गया, ट्यूमर्स हो गए, उन सब पे भी बहुत शोध हो रहे हैं कि मेडिटेशन कितना असर डालता है। और ये सब जो रिजल्ट आ रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं, कि लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। यूं ही नहीं, आप देख रहे हैं कि आजकल आपके आसपास जब आप इतने एडवर्टिजमेंट देखते हैं तो उसमें बहुत कुछ योग और ध्यान, इसके ऊपर लोग अब केंद्रित हो रहे हैं, क्योंकि कुछ पुराना है जो हमने खोया है, लेकिन वो इतना कीमती है कि हमें उस तक दोबारा जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें स्वयं से मिलाएगा। और जैसे मैंने कहा कि आज जो वक्त है उसमें अब वक्त बहुत कम है और यात्रा है लंबी, तो जितनी तीव्रता से आप अपने स्वयं के साथ जुड़ेंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। तो आज का जो ध्यान है वो इसी पर आधारित है, इसी पर केंद्रित है। जो हम ध्यान करेंगे आज, जैसे ओशो अपने ज्ञान को एक तरफ नहीं रखते थे, बहुत बहुत जगहों से वो अपने ज्ञान को अर्जित करते थे, तभी तो उनकी इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। जितना ओशो ने अध्ययन किया होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने इतना अध्ययन किया। उनकी लाइब्रेरी जब आप देखते हैं तो उन्होंने ज्ञान को कहीं रोका नहीं कि अगर मैं एक को पढ़ रहा हूँ तो मैं दूसरे को बहिष्कार करता हूँ। सब तरफ से जो लेने लायक था वो ओशो ने लिया, और जो नहीं था उसका बहिष्कार भी पूर्ण रूप से किया, बिना डरे निडर, एकदम डंके की चोट पर बोलते हुए कि जो गलत है वो गलत है। उसमें कोई भेदभाव नहीं था, आपके सामने यूं लाके रख दिया, सीधा, साफ, सुंदर। तो उन्होंने भी बहुत अध्ययन करते हुए बहुत सारी ये पद्धतियां हमारे लिए दी, इजाद की। उनमें से उन्होंने एक पद्धति जो अपनाई वो थी गुरजेफ सीक्रेट मूवमेंट्स की। गुरजेफ जो थे वो अपने ही समय के निराले आध्यात्म की ओर चलने वाले गुरु थे, जिन्होंने बहुत अपने साथ जुड़े हुए शिष्यों के ऊपर बहुत काम किया, बहुत अलग तरीके से काम किया। कि जहाँ अगर किसी को, उनको लगता था कि वो एक कगार पर है, उसको धक्का देना है, तो गुरजेफ ने अपने शिष्य को धक्का भी दिया है। और बड़े ही स्ट्रिक्ट किस्म के गुरजेफ होते थे, और दो बिल्कुल ऐसी दो धारी तलवार कि आपको काट के रख दे, ऐसा उनका पूरा प्रयोग हुआ करता था। इनमें से एक प्रयोग ये गुरजेफ मूवमेंट के ऊपर है कि हम जब अपने जीवन में मन में जब जीते हैं तो वो इतने, जो मैंने अभी आपको बताया कि इतने यंत्रवत हो जाते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता।
अब जैसे मान लीजिए कि बुद्ध के जीवन में एक घटना है जब बुद्ध बताते हैं कि एक प्रवचन सत्संग के दौरान, और जब बुद्ध बैठे हुए हैं और अचानक से उनके मुख पर एक मक्खी आ जाती है, तो बुद्ध उसको ऐसे हटाते हैं एकदम जल्दी से, और उसके तुरंत बाद बुद्ध अपने उस हाथ को बदलते हैं और धीरे से दोबारा अपने मुख से लेके अपने हाथ को नीचे रखते हैं। उसका कुल कारण इतना है कि यंत्रवत हमें पता भी नहीं चलता, मक्खी बैठी हमने यूं उड़ा दी, तो हमें अपने आप से भी ये पता नहीं चलता कि हम कितने जल्दी सब चीज़ों को कार्य को कर रहे हैं, झट से कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें वो बोधपूर्वक चीज़ों को करने की आदत अपने अंदर डालनी पड़ेगी, चाहे हम चल रहे हों, चाहे हम खाना खा रहे हों। हम इतना भी नहीं वेट करते कि जब हम खाना खा रहे हों तो हम खाने का स्वाद भी पूर्ण रूप से नहीं लेते। स्वाद की तो बात भी छोड़ दीजिए, हम खाना चबाना भी ज़रूरी नहीं समझते, उसमें भी हम जल्दबाजी करते हैं। थाली आई और हमने तुरंत खाना शुरू कर दिया, फटाफट खाया, उठे कब गए कुछ नहीं पता। तो ये भी सब एक भोजन भी जो आपके शरीर में इतनी ऊर्जा प्रदान करता है, उसको भी हम वक्त नहीं देते। जो आपका जीवन है, जो आपको चलायमान कर रहा है, उसके लिए भी हम वक्त नहीं देते कि हम उस अन्न को, जो अन्न ब्रह्मस्मि बोलते हैं, उसको भी हम उस तरीके से ग्रहण करें कि ब्रह्म हमारे अंदर जा रहा है, कि हम उसको नमस्कार करें। हम जब खाना अपने सामने लें तो उसको इस रूप से ग्रहण करें कि वो धीरे से हमारे भीतर सब कुछ बन रहा है, जीवन बन रहा है, तो उसका स्वाद हम पूर्ण रूप से चखें। ऐसे चीज़ों में हमारे ध्यान घटना चाहिए। ध्यान सिर्फ आधा घंटा बैठ के करने का नाम नहीं है कि हमने सिर्फ बैठ लिया, आंखें मूंद ली और आंखें मूंद कर हम थोड़ी देर प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए कि वाह बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बस बात यहीं ख़त्म हो जाती है, ये अनुभव यहीं तक रह जाता है। नहीं, ये हमारे जीवन के छोटी छोटी चीज़ों में दिखना चाहिए। तभी तो जब हम अपने सद्गुरु को देखते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं, उनके हाथ जोड़ने का तरीका देखिए, इतने प्रेम पूर्ण और इतने दूर और इतने सुंदरमय, फिर भी वो पूर्ण रूप से मिलते नहीं, इतने प्रेम रूप वो ऐसे बस टच कर रहे हैं, कितने संवेदनशील। हर चीज़ से आपको उनकी सीखने मिलेगा। और वो जैसे चलते हुए आ रहे हैं, जैसे ओशो चलते हैं, क्या चाल है उनकी, एक एक कदम पर होश। जब वो बैठते हैं, आपने उनको देखा बैठते हुए भी, जब वो बैठते हैं तो वो अपने आसपास को यूँ ठीक करते हैं, यूँ ठीक करते हैं, फिर अपने रोब्स को ठीक करते हैं, यूँ बैठते हैं, यूँ ठीक करते हैं, और फिर वो अपनी जो साइड में जो लेके आए हैं अपनी लेखनी को, यूँ साइड में एक एक चीज़ नोट करने वाली है, पूरे भाव से भरी हुई, और साथ में बोध। ऐसा एक पल आप उनमें नहीं देख सकते कि बोध हट रहा है। तो ध्यान आपके हर एक चीज़ पर असर डालना चाहिए, सिर्फ आधा घंटा यहाँ बैठ के नहीं। तो जब आप चलें, बैठें, बात करें जीवन में, तब आपको पता चलेगा, और ये आप एक ठहराव आएगा आपके भीतर। ये माइंड पर जो आपको चोट देता है, जो आपको आपके अवचेतन मन से मैत्री कराता है, आपके भीतर आपकी आत्मा को जो ये भोजन देता है, क्योंकि जो ध्यान है वो आपके सिर्फ शरीर पर नहीं, शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों पे काम करता है। तो ये आप पे गहरा प्रभाव डालना चाहिए इसका। आपको संवेदनशीलता आनी चाहिए, आपको ये पता लगना चाहिए कि मैं अगर ये बोलने वाला हूँ तो उससे पहले ये थोड़ा बोध लाइए, थोड़ा सा एक कदम अपने भीतर सरकिए और देखिए कि क्या ये ज़रूरी है, क्या ये उपयोगी है,
क्या ये सच है जो मैं बोल रहा हूँ? क्यों बोल रहा हूँ? तो आप अपने आप स्वयं में जब धीरे से भीतर सरकेंगे तो ये बहुत सी चीज़ें आपके साथ घटनाएं घटनी शुरू होंगी जिसमें आपके जीवन पे बहुत असर होगा। आप यूं ही नहीं हवा में बहा दिए जाएंगे कि जो जैसा आ रहा है मैं वैसे ही हो रहा है मेरे साथ, मैं इसमें क्या करूं। आप स्वयं अपने जीवन की बदलाहट कर सकते हैं, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि अरे मेरे जीवन में तो यही लिखा है, मुझे तो यही झेलना है, मैं तो यही जीवन मुझे मिला है, मैं क्या करूं। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं इस जीवन को बदलने के लिए, और मैं ही कर सकता हूं अपने जीवन को बदलने के लिए, क्योंकि मैं ही अपने जीवन को भली भांति जानता हूं। मेरे अलावा और कौन जानेगा मेरे जीवन को। तो आपको स्वयं के प्रति ये भाव जागृत रखना पड़ेगा कि मुझे पल पल अपने होश को साधना है, और यही साधना है ध्यान। और क्या है, हम छोटे बच्चों को भी बोलते हैं ना, जब बोलते हैं बेटा जरा वहां जा रहे हो तो ध्यान से जाना, तो क्या है ध्यान? मन से अमन की ओर, उस मोमेंट में रहना, ध्यान और कुछ नहीं, उस मोमेंट में रहना। और जो उस मोमेंट में रहता है वही आनंदित रहता है, ना भूत में ना भविष्य में। और यही अमन की यात्रा हमारे सद्गुरु ने तय की, और आज वो उनकी पूर्ण हुई। और वो ऐसे गहरे उतरे इस अमन की यात्रा में कि शब्द कम पड़ते हैं, वो बयान नहीं किया जा सकता। ये जो अमन की यात्रा उन्होंने अपने भीतर साधी, वो इतनी गहरी थी कि बस उस शून्य को बोला नहीं जा सकता। फिर भी उन्होंने इतनी चेष्टा की, इतना बोला, इतना समझाया कि वो हैरान कर देने वाला है। तो आइए इस संबोधि दिवस के दिन हम भी उतना बोधपूर्ण होने की कोशिश करते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं कि हम में भी उतना ही बोध आए जो हमारे सद्गुरु में है। हम उस बोध के प्रति अपना कदम रख के आगे अग्रसर होते हैं। और अभी भी आज आपके पास पूरा दिन है, तो कोशिश कीजिए कि जैसे आप चल रहे हैं, आप उठ रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप बाहर प्रकृति में घूम रहे हैं, बोधपूर्ण हो जाइए। उस संबोधि को आप अपने अंदर जी सकते हैं। आज कोशिश तो कीजिए, जरा सी झलक तो लीजिए उसकी।